गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दी अपक्रू CSE एकेडमी। इकोनॉमी के सेक्शन में काफ़ी सारे चैप्टर हमने पढ़ लिया है, काफ़ी सारे डाउट्स को हमने क्लियर भी कर लिया है। आई होप यहाँ तक जो भी आपने पढ़ा है मेरे से इकोनॉमी के सेक्शन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। जो भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, फिर भी अगर लगे कि आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी पार्ट में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में अपनी सारी क्वेरीज़ को मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी दुविधा है, जो भी समस्या है, उसको मैं क्लियर आउट कर सकूँ। बाकी आज की क्लास अगर आप देखेंगे बोर्ड पर ऑलरेडी मेंशन है, आर्थिक नियोजन से संबंधित है। आर्थिक नियोजन का तात्पर्य यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, इस चैप्टर के ऊपर तो हम आएंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में इकोनॉमी का सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्री हो या मेंस हो, आप इकोनॉमी के सेक्शन को जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप टैकल कर पाएंगे। क्योंकि आपका करंट अफेयर का सेक्शन हो चाहे स्टैटिक्स हो, इकोनॉमी का पोर्शन हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा है। आप अगर पेपर के भी ट्रेंड देखते हैं तो प्री का जो पेपर होता है उसमें भी इकोनॉमी का सेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि करंट भी इकोनॉमी के ऊपर ही बेस्ड रहते हैं मोस्ट ऑफ दी, और स्टैटिक्स जो हैं वो तो है ही। और अगर आप मेंस की बात करते हैं तो GS पेपर 3 जो है आपका, उसमें इकोनॉमी का पोर्शन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप सिलेबस देखेंगे GS पेपर 3 का, तो इकोनॉमी का सिलेबस आधा से ज़्यादा भरा पड़ा है। तो काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है, लेकिन जो एक धारणा लोगों के मन में बनी होती है कि इकोनॉमी बहुत टफ है, समझ में नहीं आती, तो ये सच है कि इकोनॉमी के टर्म्स को अगर आप समझ लेंगे, क्योंकि वो टर्म्स जो होती हैं वही थोड़ी इसके टफ़ होते हैं, टफ़ या फिर कहिए कि थोड़े मुश्किल होते हैं जिनको समझना। इनके एक एक टर्म का अपना एक निश्चित मतलब होता है। इकोनॉमी में जो चीज़ जैसे लिखा है उसका वही मतलब होता है, उससे इधर उधर का उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि इकोनॉमी के एक एक सेक्शन का एक एक जो टर्मिनोलॉजी है वो आप समझिए। और इसी के लिहाज से मैं आप लोग को इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी का भी क्लासेस दे रही हूँ, जिसमें 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के मैं वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड करा रही हूँ। प्लेलिस्ट में उसका अलग से सेक्शन है, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। फ़िलहाल ये तो रही बाकी बातें, आते हैं अपने आज के क्लास के ऊपर, जो कि है इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित। प्लानिंग की अगर हम बात करें तो प्लानिंग चाहे वो हमारे पर्सनल लाइफ की हो, चाहे वो हमारे परिवार का हो, समाज का हो या फिर देश का हो, हर जगह प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें अपने जो हमारा काम है, हमारा काम क्या है, आपका काम क्या है, हम लोग का काम है स्टडी करना। फ़िलहाल के लिहाज से अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो आपका काम क्या है, स्टडी करना, पढ़ना। अगर आप UPSC के एस्पिरेंट हैं, UPSC एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और इसका जो गोल है वो बहुत लंबा चौड़ा, बहुत बड़ा है। ठीक है, इसका लक्ष्य काफ़ी बृहद है और इसको पाने के लिए आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे उद्देश्यों को पूरा करना पड़ता है ताकि आप अपनी मंजिल को पा सकें। अगर आप ये कहिए कि आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं और आप 4 दिन की पढ़ाई में कुछ भी पढ़ के आप IAS बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये एक पूरी जर्नी होती है और उस जर्नी को तय करने के लिए आपको एक सही क्रम में निश्चित तौर पे समय के अकॉर्डिंग आपको अपनी क्या बनानी पड़ती है, प्लानिंग बनानी पड़ती है, योजना बनानी पड़ती है, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप अपने लक्ष्य के करीब आते रहें। ठीक है, इसी के लिहाज से हमारा जो कंट्री है, इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कोई भी कंट्री हो, अगर उसे अपना देश चलाना है, हर एक देश का एक निश्चित भूभाग होता है, क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, पॉपुलेशन होती है। तो इसके अकॉर्डिंग उनको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है, ताकि सभी के साथ क्या हो सके, न्याय हो सके। हमारे देश की अगर हम बात करें, भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसकी जनसंख्या काफ़ी बड़ी है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। संसाधनों की भी हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, हर तरीके के संसाधन हमारे यहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे देश का ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का है कि हमारे यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा भूभाग और इतने सारे संसाधनों का वितरण किस प्रकार से हो, उसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस प्रकार से लोगों के कल्याणकारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, किस प्रकार की योजनाएं बनानी है लोगों के लिए, जो वंचित वर्ग हैं उनको किस प्रकार से लेकर चलना है ताकि उनके मन में कोई हीन भावना न रहे,
कैसे समाज में स्टेबिलिटी लानी है, ये सारी चीज़ें तभी संभव हो पाएंगी जब हमारे देश में प्लानिंग सही तरीके से होगा, योजनाएं सही से बनेंगी, संसाधनों का उचित व न्यायपूर्ण वितरण जब सुनिश्चित होगा तभी जा कर के सभी के लिए वो यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर आर्थिक नियोजन का कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमी के सेक्शन में, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं योजनाएं कैसे बनती हैं, इनके बारे में, कौन बनाता है हमारे देश की योजनाओं को, इसके बारे में हम जानेंगे। आपने पंचवर्षीय योजनाओं का नाम सुना होगा, तो पंचवर्षीय योजनाएं भी इसी के अंतर्गत आती हैं। 5-5 साल की योजनाएं सरकार ने बनाया, जिसमें एक लक्ष्य निर्धारित किया कि इस 5 साल के अंतर्गत इस पर्टिकुलर लक्ष्य को हमें अचीव करना है। तो ये सारे जो पार्ट हैं ये इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट है। हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसी में हम योजना आयोग को पढ़ेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद को पढ़ेंगे, पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे, नीति आयोग को पढ़ेंगे और भी काफ़ी सारी फैक्टर्स है जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि प्लानिंग कितना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो आर्थिक नियोजन का हमारी अर्थव्यवस्था में क्या परिभाषा दिया जाता है इकोनॉमी के लिहाज से, इसको अगर आप देखिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है कि आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है जिसमें राज्य द्वारा एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक आर्थिक मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, ये परिभाषा क्या कहती है? अगर आप इस परिभाषा को ही देखते हैं तो आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे जो कि मैंने आपको अभी बताया है। आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है। एक देश के मामले में ये कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता है कि किस प्रकार से किसी को कोई चीज़ दिया जाएगा। अगर आप एक देश की बात करेंगे तो वहाँ पर एक संगठित एक समूह होना चाहिए लोगों का, जो हर एक विभाग से उसके जो भी विशेषज्ञ है उनका एक संगठित समूह होता है, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र से बता सके कि इस पर्टिकुलर वस्तु का, इस पर्टिकुलर चीज़ का किस प्रकार से आप वितरण करेंगे ताकि हर किसी के लिए वो न्यायपूर्ण रहे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि ये संगठित आर्थिक प्रयास है, जिसमें क्या करते हैं कि राज्य क्या करता है, राज्य का मतलब देश। ठीक है, राज्य का यहाँ पर तात्पर्य होता है देश, हमारा जो देश है। राज्य द्वारा एक निश्चित समयावधि में, जैसे हम पंचवर्षीय योजनाओं को देखते हैं वो 5 साल के लिए बनाए जाते थे, एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है, एक निश्चित समयावधि में सुनिश्चित आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, यानी जो भी हमारा क्या लक्ष्य है इकोनॉमी में, अगर हमारा क्या लक्ष्य हो सकता है, एक तो हमारी अर्थव्यवस्था का विकास करना, दूसरा अर्थव्यवस्था का विकास इस प्रकार से हो कि जो हमारी सामाजिक कल्याणकारी जो हमारी जो दायित्व हैं वो भी प्रभावित ना हो। इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहिए हमको। तो आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक आर्थिक मानवीय संसाधनों, यानी कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिकल जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं और जो मानव निर्मित रिसोर्सेज हैं, उनका विवेकपूर्ण ढंग से यानी कि सही तरीके से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। इसका क्या तात्पर्य होता है? ये आर्थिक नियोजन। ठीक है, इसी को हम कहते हैं आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो अगर आपने ये सोचा कि मुझे 1 साल में यूपीएससी का पूरा सिलेबस तय करना है, तो आपको एक निश्चित समयावधि देनी पड़ेगी अपने एक पर्टिकुलर स्टेप के लिए। मान लीजिए आपको पॉलिटी का सेक्शन पढ़ना है, इकोनॉमी का सेक्शन पढ़ना है, तो आप क्या करते हैं, एक टाइम निर्धारित करते हैं कि हाँ मैं इतने से इतने दिन में मैं अपना पॉलिटी ख़त्म कर लूँगा और उसके बाद इतने दिन में मैं हिस्ट्री ख़त्म कर लूँगा, इतने घंटे मैं डेली पढ़ूँगा। तो एक निश्चित समयावधि आप तैयार करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये हैं। तो फिलहाल हमने इसका परिभाषा देखा, इसका अर्थ समझा। अब हम आते हैं कि आर्थिक नियोजन की ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरा प्रोसेस है, उसको लाने का उद्देश्य क्या रहा है, आखिर ये क्यों है, मतलब क्या ज़रूरी है, ज़रूरत है क्या प्लानिंग करने की किसी देश में, क्या ज़रूरत है कि हम पूरा प्लानिंग कमीशन बैठाएं, पूरा प्लान करें, तब जाकर योजनाओं का निर्माण करें, उनका क्रियान्वयन करें, क्या ज़रूरत है इसकी, क्या उद्देश्य है इसके पीछे। इसको अगर हम समझें तो देखिए, सबसे पहला तो आता है संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। ठीक है, प्लानिंग इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपके पास जो संसाधन हैं, देश में हमारे जो संसाधन हैं, उनका सही ढंग से सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके।
ठीक है। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक पड़ी है, आपके पास इकोनॉमी में रमेश सिंह की बुक पड़ी है, कोई भी पर्टिकुलर बुक जो कि आप प्रेफर करते हैं, अगर आपके पास वो पढ़ी रखी हुई है, लक्ष्मीकांत का उदाहरण अगर हम लेते हैं, लक्ष्मीकांत का बुक है आपके पास, काफ़ी मोटी बुक होती है लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के लिए, तो अगर आप सही से प्लानिंग नहीं करेंगे उस बुक को पढ़ने की, तो आप उस बुक को पढ़ करके सही से उसका रिज़ल्ट नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक आप कोई एक बुक को पढ़ने का सही तरीका नहीं निर्धारित करेंगे, आप उससे कुछ भी नहीं पाएंगे, ओके। अगर आप लक्ष्मीकांत के बुक की जो भी उसमें कंटेंट है उनको आप सही तरीके से डिवाइड करिए कि हाँ मुझे इसको इसके साथ पढ़ना है, मुझे राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के साथ पढ़ना है या मुख्यमंत्री के साथ देखना है कि दोनों में क्या अंतर है। मतलब अगर आप इस तरीके से देखेंगे, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं साथ साथ पढ़ूंगा, देखूं क्या है दोनों में डिफरेंस, एक साथ पढ़ूंगा ताकि मैं एक साथ इन दोनों में कंपैरिजन कर सकूं, तो जो आप पूरी प्लानिंग करेंगे अगर वो आप बेहतर ढंग से नहीं करेंगे तो उसके साथ न्याय नहीं हो पाएगा, आप उससे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। ना सिर्फ आईएएस की तैयारी करते टाइम आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस किस बुक को पढ़ें, किस किस विषय को कहाँ से पढ़ें, कौन सा टॉपिक कहाँ से क्लियर करें, कैसे आंसर राइटिंग करें, कैसे मॉक टेस्ट दें। बल्कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर बुक भी उठाते हैं तो आपको उसकी भी प्लानिंग करनी पड़ती है कि उस किताब को हम कैसे पढ़ें ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, हम उसकी जो बेनिफिट्स हैं उनको हम ले सकें। तो इसीलिए प्लानिंग इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के जो संसाधन हमारे पास हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो भी, जैसे हमारा देश मानव पूंजी वाला देश कहलाता है क्योंकि हमारे यहाँ पर यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम सही से प्लानिंग करके नहीं चलेंगे तो इन सभी जो हमारे संसाधन हैं इनका हम यूज़ कैसे कर पाएंगे, कैसे हम इनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है कि संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हो सके, ओके। नेक्स्ट आता है कि संसाधन का तार्किक वितरण हो। अब इन संसाधनों को तार्किक रूप से क्या किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए लोगों में, ओके। अब होता क्या है कि जैसे आपके पास अगर मान लीजिए कि एक सेब है और 4 लोग हैं, आपको 4 लोगों में एक सेब को बांटना है। जो 4 लोग हैं उनको आप अपने देश की पॉपुलेशन समझिए और एक सेब को उस देश का संसाधन समझिए। एक सेब को 4 लोगों में डिवाइड करना है तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे कि इसको किस तरीके से काटा जाए कि सभी के लिए इक्वली आए, तो क्या होगा कि आप कैसे भी कहीं से भी किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को कैसा भी आप इसको पीसेस डिवाइड करके दे देंगे, ठीक है, अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो। लेकिन अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आप उस सेब को 4 इक्वल पार्ट में क्या करेंगे, कट करेंगे और सभी को बराबर बराबर भाग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। होता क्या है कि अगर आपने प्लानिंग नहीं की, आपने किसी को छोटा पीस दे दिया काट करके, किसी को बड़ा पीस दे दिया, तो इससे क्या होगी, अब उन चारों में क्या होगी, टकराव आएगी, ठीक है। अब वो चारों लड़ेंगे एक दूसरे से कि तुमको ज़्यादा मिला, मुझे कम मिला, तुम मेरे से छोटे हो, तुम मेरे से बड़े हो, ये सारी जो भावनाएं हैं वो समाज में आती हैं। लेकिन अगर बराबर पीसेस कट करके अगर उन चारों को दिया जाएगा तो किसी प्रकार की मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। इसीलिए कहते हैं कि प्लानिंग की आवश्यकता इसलिए भी है ताकि संसाधनों का क्या हो सके, तार्किक पूर्ण वितरण हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास और गरीबी व बेरोजगारी को हटाना। अब यही चीज़ है कि अगर आप प्लानिंग करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, या तो आप इनको अलग अलग देखिए या फिर आप इनको साथ साथ देखिए। देखिए इंडस्ट्री जो है वो हमारे एग्रीकल्चर पर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। सभी की हम नहीं कह सकते लेकिन मोस्ट ऑफ दी तो होती ही हैं, बहुत 80% समझ लीजिए होती हैं। जैसे आपको अगर कागज़ का मिल खोलना है तो आपको रबड़ चाहिए, आपको पेड़ चाहिए, लकड़ियाँ चाहिए, क्योंकि लकड़ियों से ही कागज़ बनते हैं, पेड़ों से। तो पेड़ क्या है, वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर के सेक्टर में वो सारी चीज़ें हैं। अगर हम देखें आपको अगर बनाना है क्या, आपको केचप बनाना है, आपको चिप्स बनाना है,
और आपको कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट बनाना है, मान लीजिए आपको कोई साबुन बनाना है, अब उस साबुन को बनाने के लिए आपको कोई फ्रेगरेंस, कोई भी खुशबूदार चीज़ें उसमें ऐड करनी होती है। जैसे आप रोज़ के फ्रेगरेंस का बना रहे हैं, आप जैस्मिन के फ्रेगरेंस का बना रहे हैं, नीम के फ्रेगरेंस का बना रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, ये सारे प्रोडक्ट चाहिए और ये सारी प्राथमिक क्षेत्र से आपको मिलती हैं। ठीक है, आपको केचप बनाना है तो आपको टमाटर चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको प्राथमिक क्षेत्र से मिलेंगी। आपको अगर जैम बनाना है तो आपको फ्रूट्स चाहिए, वो आपको कृषि क्षेत्र से मिलेंगी। आपको अगर कपड़ा का कारखाना खोलना है तो आपको क्या चाहिए, आपको रेशम चाहिए, आपको कपास चाहिए, वो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलेंगी, प्राथमिक क्षेत्र से मिलेंगी। तो ये क्या है कि एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हैं। तो इसीलिए इस प्रकार से आप प्लानिंग करिए कि इनका समन्वित ढंग से क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। और ये सारी चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पर जो बेरोजगारी है वो कम होगी, क्योंकि रोजगार जो होंगे वो जनरेट होंगे। ठीक है, रोजगार जनरेट होंगे और इससे बेरोजगारी में कमी आएगी और गरीबी का स्तर भी इससे क्या होगा, कम होगा। तो एक तो ये इसके रीज़न है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, ये हमने देखा गरीबी और बेरोजगारी हटाना, कृषि और उद्योगों का समन्वित विकास करना, सामाजिक न्याय व विकास के लक्ष्य को पाना। ठीक है, अगर आप सही ढंग से वितरण करते हैं, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं, कृषि उद्योगों का समन्वित विकास करते हैं, बेरोजगारी व गरीबी को दूर करने के प्रयास करते हैं, तो इससे क्या आएगी, सामाजिक न्याय की भावना उभर करके आएगी। और इससे क्या होगा, हमारा जो विकास के जो लक्ष्य हैं हमारे देश में, वो भी क्या होंगे, अच्छे से पूरे होते दिखेंगे हमें। ठीक है, वो अच्छे से कंप्लीट होते दिखेंगे हमें और लोगों की भागीदारी बढ़ेगी आपके लक्ष्यों को कंप्लीट कराने में। देखिए, किसी भी लक्ष्य को अगर पाना है तो उसमें हमारे समाज के एक एक व्यक्ति का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगर देश के मामले में आपने कोई योजना बनाई है, कोई भी योजना बनाई है, जैसे सरकार ने निकाला था हर घर शौचालय की योजना, ठीक है, या हर घर नल की योजना, मतलब जो भी योजनाएं निकलती है कि सभी के घर में शौचालय हो, अगर इसमें पब्लिक नहीं सपोर्ट करेगी तो कैसे ये चीज़ें संभव हो पाएंगी। पब्लिक का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है सरकार की किसी भी योजनाओं को सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट होने के लिए। तो इसीलिए समाज में न्याय की भावना रहे ताकि लोगों का सहयोग बढ़े और विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इन सभी के लिए क्या है कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सोच करके, विचार करके हर चीज़ों को नहीं करेंगे, आप सभी के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। तो जाहिर सी बात है, अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आप समय के साथ साथ खुद को मॉडर्नाइज्ड करेंगे। ठीक है, अगर आप सोचेंगे तो आप खुद को समय के अकॉर्डिंग ढालेंगे कि जिस प्रकार की सोसाइटी है। देखिए, प्लानिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे हमारे यहाँ कोविड आया, वैक्सीनेशन हो रहा था, ठीक है, कोविड-19 आया, वैक्सीनेशन कराना था। अब वो सिचुएशन ऐसा था कि आप डोर बाय डोर, पर्सन टू पर्सन जा कर के किसी से फॉर्म फिल नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए इस योजना को, वैक्सीनेशन की जो प्लानिंग थी, इसको सफलतापूर्वक अपने देश में इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसे सफल बनाने के लिए भी योजना बनाई गई होगी कि आप एक वेबसाइट बनाइए जहां से लोग, कोविन वेबसाइट आया था, आप जानते ही हैं। कोविन पे आप लोग जाकर के रजिस्टर करते थे और आपको अपनी सेटिंग मिल जाती थी जिसमें आप जाकर के अपना फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज सारा आप ले लेते थे। ठीक है, और आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता था और उसके लिए आपको कोई भी हैंड रिटन कोई भी फॉर्म फिल नहीं करना पड़ता था। आप घर बैठे अपनी सिटिंग लीजिए, घर बैठे आपको अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, बस आपको जाना पड़ेगा वैक्सीन लगवाने के लिए, और वो भी आपके नियर बाई एरिया में, क्योंकि पिन कोड आपसे मांगता था और आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग आपके नियर बाई जो भी हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन होता था, आप वहाँ जाके वैक्सीनेट हो जाइए। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं कर दी गई होंगी, इन सभी चीज़ों की प्लानिंग होती है और ये मॉडर्नाइजेशन ही तो है। अगर आप पोर्टल पे जा कर के 1 क्लिक पे अपनी सिटिंग लेके वैक्सीनेट हो रहे हैं, सर्टिफिकेट गेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप मॉडर्नाइज ज़माने में जी रहे हैं, आप मॉडर्न सोसाइटी में जी रहे हैं। ठीक है, तो आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण बढ़े, एक तो ये। फिर निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिले। प्लानिंग अगर सही होगी तो हमारे देश में भी बचत बढ़ेगा, जो हमारे देश का रेवेन्यू है उसमें क्या होगा,
थोड़ी बचत बढ़ेगी, हमारा कैपिटल जनरेट होगा। कैपिटल जब जनरेट होता है, जो बचत होती है उसी को हम कैपिटल कहते हैं। आपके पास जैसे आपके घर में अगर 10,000 रुपये आए हैं, आपने 8,000 खर्च करके अगर 2,000 बचाए हैं, जो 2,000 की आपकी बचत है वही आपकी कैपिटल है, पूंजी है। अब उस पूंजी को आप इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, इन्वेस्ट करेंगे, और जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। आपका कोई एक बिजनेस है, अगर आप अपने पूरे खर्चों में से कुछ बचत करके उस बचत को एक पूंजी के रूप में, कैपिटल के रूप में उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ का प्रोडक्शन इनहेंस होगा, इंक्रीज़ करेगा, बढ़ेगा। और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे यहाँ का क्या बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, ठीक है। जैसे आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट चला है, डिपेंडेंसी दूसरे देशों से कम होगी, आत्मनिर्भर बनेंगे, इम्पोर्ट जो है वो कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसका नतीजा होगा कि एफडीआई हमारे यहाँ आएगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, हमारे यहाँ रोज़गार जनरेट होगा, गरीबी कम होगी, पूरा देश जो है वो विकसित होने की कगार पर है। एक समय पर हमारा भारत भी क्या हो जाएगा, डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तीव्र आर्थिक विकास का व समावेशी विकास, तो जैसा कि मैंने वही कहा कि अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो हमारे जो इकॉनमी है उसका फास्ट डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट की मैं बात कर रही हूँ, ग्रोथ की नहीं। सिर्फ हमें नेशनल इनकम जीडीपी ही नहीं बढ़ाना है, हमें समावेशी विकास करना है, समुचित विकास करना है। तो इसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होंगी। आपने प्लानिंग क्या होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों आवश्यक है, ये मैंने आपको समझाया, और ये क्यों ज़रूरी है, इसको आने के पीछे हमारी अर्थव्यवस्था में इसका क्या उद्देश्य है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब आप लोग बात करेंगे आपसे इस पॉइंट के ऊपर कि नियोजन एवं योजना में क्या अंतर होता है। आपको ये बात मतलब कहीं ना कहीं लगती होगी कि हाँ, ये नियोजन क्यों है, आर्थिक नियोजन की आर्थिक योजना क्यों नहीं है, क्या अंतर होता है नियोजन और योजना में। इसको अगर हम देखें तो आप जैसे सुनते होंगे आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, तो क्या है, प्लान का मतलब योजना भी होता है। जैसे आप किसी से बात करते हैं कि हाँ भाई मेरे दिमाग में क्या आया, एक आइडिया आया है, क्या फिर अगर आप हिंदी बोलते हैं भाई मेरे दिमाग में योजना आया है, आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे दिमाग में एक नियोजन आया है, आपको मार्क भगा देंगे सब। तो योजना बोलते हैं, ठीक है, योजना, प्लान। लेकिन अब नियोजन से ये कैसे अलग है, इसको हम देखें तो नियोजन का जो तात्पर्य होता है वो होता है दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए, ठीक है। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो हमारा क्या है, हम यूपीएससी के एस्पिरेंट अगर हैं तो यूपीएससी के एस्पिरेंट का जो लास्ट गोल होता है वो होता है क्या, यूपीएससी को क्या करना, क्लियर करना, ठीक है। यूपीएससी को क्लियर करना हमारा क्या होता है, लास्ट अचीवमेंट होती है, लास्ट गोल होता है जब हम यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं। तो आईएएस बनना हमारा गोल होता है। और आईएएस बनने के लिए बीच बीच में हम लोग कितनी सारी प्लानिंग करते हैं, हम पूरा आप टाइम टेबल बना कर रख देते हैं कि हाँ ठीक है, इतने महीने में पॉलिटी ख़त्म करेंगे, इतने महीने में एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे, इतने महीने में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक, इन्वायरमेंट, एथिक्स, फिर हम प्री का मॉक टेस्ट देंगे, फिर हम मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे, दिन में इतने घंटे ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। और जो भी चीज़ें आप निर्धारित करते हैं वो सारी चीज़ें आपकी योजनाएं होती हैं। अगर आपने प्लान बनाया कि मुझे 1 महीने में पॉलिटी ख़त्म करनी है, पढ़ करके लक्ष्मीकांत की बुक मुझे 1 महीने में अच्छे से लक्ष्मीकांत पढ़ के ख़त्म करनी है, तो 1 महीने का जो वो प्लानिंग है वो आपका नियोजन नहीं कहलाएगा, वो योजना कहलाएगा। नियोजन क्या है, आईएएस बनना। जिस दिन आप आईएएस बनेंगे उस दिन आपका नियोजन कंप्लीट हुआ। लेकिन योजना कंप्लीट कब होगी, जिस दिन आप 1 महीने में पॉलिटी ख़त्म कर लेंगे, यानी एक योजना आपकी ख़त्म हो गई। तो इसका अर्थ क्या होता है इकोनॉमी में कि नियोजन तो एक दीर्घकालिक उद्देश्य होता है, लेकिन योजना क्या होती है, इन्हीं दीर्घकालिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशिष्ट समयावधि तक के लिए निर्धारित उद्देश्य। जैसे 5 ईयर प्लान्स, हमारे यहाँ पर 5 पंचवर्षीय योजनाएं बनी। आज़ादी के बाद से ही देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया गया, ठीक है। 5 साल के पहला पंचवर्षीय योजना हुआ, उसमें कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया, किसी में उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया, फिर किसी में कृषि को दिया गया, फिर हरित क्रांति आई। मतलब एक ऐसे करते करते देखा जाए तो
हर एक 5 ईयर प्लान का अपना एक उद्देश्य रहा है, अपना एक गोल रहा है। अब आपको क्या लगता है कि सरकार बस 5-5 साल के लिए आर्थिक नियोजन करती है? जी नहीं, सरकार का लक्ष्य है देश का समावेशी विकास करना। ठीक है, सरकार का क्या गोल है? समावेशी विकास करना। समावेशी विकास करना। और समावेशी विकास एक दिन में तो पूरा होगा नहीं, ना ही ये एक दिन में हो पाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना पड़ता है। अगर आप कृषि क्षेत्र को आज सही कर लेंगे, औद्योगिक क्षेत्र को सही कर लेंगे, तो इस प्रकार से आपका जो हमारा देश विकसित होने की कगार पर है, इस अचीवमेंट को प्राप्त करना है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो सपना देख रहे हैं भारत की जो सरकार है हमारी, कि भारत को इतने समय में $5 ट्रिलियन का इकॉनमी बनाना है, तो जो हमारा दूरगामी जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए गरीबी हटाना चाहते हैं, बेरोजगारी हटाना चाहते हैं, तो इनको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऐसी ऐसी योजनाएं बनानी पड़ती हैं छोटी छोटी, ताकि हम उन्हें अचीव कर सके। तो दीर्घकालिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशिष्ट समयावधि तक के लिए हमें एक निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करना रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? योजना कहते हैं। और जो दीर्घकालिक उद्देश्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं। आई होप आपको नियोजन और योजना का ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि आर्थिक नियोजन की सफलता हेतु आवश्यक तत्व क्या है, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस वजह से हम आर्थिक नियोजन जो है, प्लानिंग जो है, उसको हम सही तरीके से सफल बना सकते हैं। क्या एटमॉस्फेयर होना चाहिए? ठीक है, क्या एटमॉस्फेयर होना चाहिए? जैसे अब हम तैयारी करते हैं तो हम अपनी पूरी जो हमारी योजना होती है कि हमको ऐसे ऐसे पढ़ करके IAS बनना है, इसको लेकर के कैसा हमारे पास एटमॉस्फेयर होना चाहिए, किस प्रकार का माहौल होना चाहिए, तो जिससे हम उसको अचीव कर सके। सबसे पहला तो होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। आपने सोच तो लिया आपको IAS बनना है, प्लानिंग तो बना ली, लेकिन अगर आप उस पर अडिग नहीं हैं, टिके नहीं हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, तब तक आप उस पर कभी भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे, उस पर कार्य नहीं कर पाएंगे। आपने कह दिया कि बस, जैसे अभी अगस्त आने वाला है, आप बोल दीजिए बस पूरा 1 अगस्त से लेकर के आखिर 31 अगस्त तक मैं पूरा रमेश सिंह या फिर पूरा लक्ष्मीकांत ख़त्म कर दूंगा। बेयर एक्ट ख़त्म, बेयर एक्ट नहीं, बेयर एक्ट में बोल दी, बेयर एक्ट नहीं पढ़िएगा आप लोग, बेयर एक्ट नहीं पढ़िएगा, UPSC में बेयर एक्ट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिपिन चंद्रा मैं बोलने जा रही थी, मेरे से बेयर एक्ट बोला गया। तो जैसे कोई भी बुक हो, तो अगर आप ये सोचेंगे 1 महीना में मुझे ख़त्म करना है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं, दृढ़ नहीं है, ठीक है, और अगर आप अपने शब्दों पर अडिग नहीं हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। 1 महीना क्या, वो साल भर बीत जाएगा, वो 1 महीना साल भर बीत जाएगा, पता चलेगा कि आपने लक्ष्मीकांत का एक पन्ना भी नहीं खोला है। तो यही होता है यहाँ पर भी कि सबसे पहले तो देखिए, आर्थिक नियोजन को अगर सफल बनाना है, देश के संबंध में अगर हम बात करें, तो राजनीतिक स्थायित्व तो बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंट्री के लिए, ताकि उस देश का समुचित विकास किया जा सके। अगर राजनीति में ही अगर स्थायित्व नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, आंतरिक तौर पर ही अगर हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे विरोध चलें, काफ़ी विरोधाभासी गतिविधियाँ चलें, तो इससे क्या होती है कि कहीं ना कहीं हमारी जो इच्छा शक्ति है वो क्या होती है, डगमगा जाती है। इसीलिए राजनीतिक स्थायित्व, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है आर्थिक विकास को, आर्थिक नियोजन को सफल बनाने हेतु। उसके बाद पर्याप्त व विश्वसनीय आंकड़े। आपके पास कोई भी योजना बनानी है, गरीबी को अगर मान लीजिए हटाने के लिए आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, गरीबी को दूर करने के लिए, तो आपके पास पर्याप्त आंकड़े होने चाहिए कि कितने गरीबों की क्या जनसंख्या है, कितने गरीब लोग हमारे यहाँ पाए जाते हैं, क्या उनकी परसेंटेज है, किस प्रकार से क्या है। तो उससे क्या रहेगा कि आप सही प्रकार से अपनी योजनाओं को बना पाएंगे, ठीक है। और आंकड़े न सिर्फ पर्याप्त बल्कि क्या हो, विश्वसनीय भी हो। 1 सेकेंड में अभी आई। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि पर्याप्त व विश्वसनीय आंकड़े होने चाहिए, कि मैंने आप लोग को बताया। फिर नेक्स्ट है योजना के निर्माण व क्रियान्वयन हेतु मजबूत केंद्रीय संस्था, ठीक है। किसी भी योजना के इम्प्लीमेंटेशन हेतु, वो मार्कर दे देना तो जी, किसी भी योजना के
निर्माण के लिए और उसके क्रियान्वयन के लिए एक मजबूत केंद्रीय संस्था का होना बहुत ही ज़्यादा क्या है, आवश्यक है। ठीक है, अगर कोई केंद्रीय संस्था अच्छी नहीं होगी, जैसे हमारे यहाँ पर योजना निर्माण के लिए अभी नीति आयोग कार्यरत है, ठीक है, उससे पहले क्या था, योजना आयोग था। तो ये सारी संस्थाएं अगर मजबूत नहीं रहेंगी तो इससे क्या होगा कि ना ही योजनाओं का ढंग से निर्माण हो पाएगा, ना ही उनका क्रियान्वयन हो पाएगा। हर किसी प्लानिंग के लिए एक सही आपके पास निकाय होना चाहिए, सही एक संस्था होनी चाहिए जो कि सिर्फ उसी कार्य को करे। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपने ऊपर मत इम्प्लीमेंट करिएगा कि आप किसी आदमी को बैठा लीजिए, कहिए चलो प्लानिंग करो मेरे लिए कि मैं कैसे पढ़ूँ, नहीं, वो आपका अपना है। लेकिन देश के मामले में ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनकी कार्य सीमाएँ जो हैं वो सीमित हैं, उनकी कार्यक्षेत्र सीमित हैं। सीमित का तात्पर्य ये है कि उन्हें हर एक क्षेत्र के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है जितना उस क्षेत्र के स्पेशलिस्ट को मालूम होगा, विशेषज्ञों को मालूम होगा। ठीक है, तो इसीलिए उन लोगों का पूरा एक समूह होना चाहिए, एक ऐसी संस्था बनाइए आप ताकि सही से निर्माण हो सके योजनाओं का, सही से उनका क्रियान्वयन किया जा सके। जैसे योजना आयोग था, अब नीति आयोग है। अब नेक्स्ट है अनुकूल वातावरण। एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आसपास का माहौल अच्छा होना चाहिए। हवा पानी की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ बात किसकी की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है कि हमारे देश में फालतू के दंगे फसाद ना हो, आंतरिक तौर पर अशांति ना हो, ताकि अगर आंतरिक अशांति रहेगी तो जो सरकार का जो पूरा ध्यान है वो उस पर जाएगा, लोगों का पूरा ध्यान उस पर जाएगा। योजनाओं के बारे में कौन चिंता करता है। आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक शांति बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को सही ढंग से आगे लेकर बढ़ने के लिए। यहाँ पर आप अपने लिए भी सोच सकते हैं, अगर आप सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हैं और अगर आपके पास फालतू की चीज़ें हैं कि कभी किसी चीज़ का बवाल हो गया, कभी किसी चीज़ का बवाल होगा, कभी घर, कभी परिवार, कभी रिलेशनशिप, कभी गर्लफ्रेंड, कभी बॉयफ्रेंड, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आएंगी और अपनी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको एक निश्चित एक अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए अपने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट आता है मजबूत प्रशासन। प्रशासन जो हमारा है, हमारे यहाँ की पुलिस बल, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी क्या हो, एक तो मजबूत हो, दूसरी क्या हो, भ्रष्ट ना हो, ईमानदार हो। ठीक है, अगर वो भ्रष्ट रहेंगी तो जो योजना के लिए पैसे आएंगे आधा तो वही खा जाएंगे। तो इम्प्लीमेंट क्या होगा, जैसे कि गाँव में योजनाएं आती हैं, घर बनते हैं, ये सारी चीज़ें तो पहले तो भ्रष्टता इसी में आ जाती है कि अपने ही परिवार वालों के नाम पे रजिस्टर करा देते हैं हर चीज़। तो इससे क्या होता है कि जिनको ज़रूरत है उन्हें नहीं मिल पाती हैं, साठ गांठ बैठा के किसी से पैसा मिल गया उसको दे दिए। जिनको असल में ज़रूरत है अक्सर योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि भ्रष्ट ना हो, ईमानदार प्रशासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा मजबूत हो, ऑनेस्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है संसाधन व पूंजी की उपलब्धता। संसाधनों व पूंजी की उपलब्धता हो। अब प्लानिंग कैसे होती है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, अब वो रिसोर्सेज आपने बाहर से मंगाए हैं, आपने खुद से जनरेट किए हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज होंगे तभी तो आप प्लानिंग कर पाएंगे। अगर जैसे हम कहें कि आपको हर घर में नल बनवाना है, अब उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, जो भी चीज़ें उसमें लगेंगी वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेबर होना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए, तो तभी ना आप ये कर पाएंगे, नहीं तो कैसे कर पाएंगे। जैसे अभी वैक्सीनेशन हुआ तो अगर आपके पास वैक्सीन ही नहीं रहेगा तो ये पोर्टल वगैरह बना के क्या कर लेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, अगर आपके पास सारे बुक लिस्ट नहीं है, बुक्स जितने भी होते हैं उनके पूरे लिस्ट नहीं है, वो सारे बुक्स आपके पास नहीं है, तो आप क्या प्लानिंग करेंगे। हमें नहीं कह रहे हैं कि आप जाइए इकट्ठा बस मार्केट जाइए, पर्ची दिखाइए, खरीद के लाइए, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन आपके पास लिस्ट तो होनी चाहिए ना, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसकी एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए। और जब आप स्टेप बाय स्टेप उनको परचेस करते रहिए, इकट्ठा कुछ मत करिएगा, क्योंकि इकट्ठा करने वाले कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़िए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की सहभागिता। अब देश के मामले में हम देखें तो सिर्फ सरकार हर चीज़ नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार की अपनी सीमाएं हैं, और पूंजीपति जो वर्ग है हमारा, निजी क्षेत्र जो है हमारा, उसका सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन दोनों का सह अस्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
कोई भी योजना आती है तो सरकार का उस पर नियंत्रण रहता है, लेकिन उस पर फंडिंग कौन करता है? वो पूंजीपति वर्ग करता है। ठीक है, कोई भी कंपनी उस पर, कोई भी जो हमारे मिलियनियर बिलियनियर जो हमारे पूंजीपति वर्ग हैं, जो हमारे उनको आप कह सकते हैं निजी क्षेत्र के जो भी हमारे लोग हैं, जैसे अंबानी हो गए, टाटा हो गए, बिरला हो गए, अडानी हो गए, जो भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, तो क्या होता है कि ये उस पर फंडिंग करते हैं। जैसे सड़कें बनती हैं, हाईवेज बन रहे हैं, अब हर चीज़ में पैसा सरकार तो नहीं देती है, कुछ पैसे सरकार देती हैं, नियंत्रण सरकार का रहता है, मैक्सिमम जो फंडिंग है वो निजी क्षेत्र की रहती है। तो इससे क्या होता है कि एक तो सही ढंग से काम होता है, दूसरा सरकार का भार कम होता है, और बाकी जैसे टोल टैक्स देते हैं तो टोल टैक्स के माध्यम से निजी क्षेत्र का पैसा उनको रिटर्न कर दिया जाता है। तो सरकार तो जनता से ही कमा रही है, लेकिन जो निजी क्षेत्र वाले अपना पैसा ले रहे हैं, अगर वो हाईवेज बनवा रहे तो टोल टैक्स लगता है, वही टोल टैक्स उनके खाते में चला जाता है। तो इस प्रकार से उनकी भी जो पूरी फंडिंग थी वो भी क्लियर आउट हो जाती है, और सही आपका सामाजिक कल्याण का काम, सड़कें बनाना, नदियाँ, पुल, ब्रिज बनाना सब हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की सहभागिता बहुत आवश्यक है, और वैसे भी ये हमारे देश में है, क्योंकि हमारा देश क्या है? मिक्स्ड इकॉनमी है। हमारा देश क्या है? मिक्स्ड इकॉनमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, बेहतर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग। अब देखिए, अगर आपको अपने देश में हर चीज़ें अच्छे से करनी है, आज के विश्व में जहाँ वैश्वीकरण का ज़माना है, वैश्वीकरण के ज़माना में आप क्या कर सकते, आप अपने आप को अलग थलग नहीं रख सकते। आप अपने देश में जो भी करेंगे उसका जो इफ़ेक्ट है वो अदर कंट्रीज़ के ऊपर जाएगा। ठीक है, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जितनी भी इंटरनेशनल, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने समूह हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन सभी के लिए आपकी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनके लिए जवाबदेहिता रखते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपका जो इंटरनेशनल लेवल का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए। भारत के मामले में अगर हम देखें तो हम लोग का IR जो है, इंटरनेशनल रिलेशन जो है, वो बड़ा अच्छा ही है। चाइना और पाकिस्तान को अगर हम छोड़ दें, टर्की वगैरह को और कुछ ऐसे देशों को अगर हम छोड़ दें, तो मोस्ट ऑफ द हमारा सभी देशों के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है। कई देशों में हमारे यहाँ वीज़ा नहीं लगता है, सिर्फ पासपोर्ट आपके पास है, आप उनके यहाँ जा सकते हैं। ऐसे में कैरेबियाई कंट्रीज़ भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आसपास के, नहीं, कैरेबियाई कंट्री, साउथ कोरिया, ये सभी पे आपको वीज़ा नहीं लगेगा, आपके पास पासपोर्ट है, आप जा सकते हैं। तो कुछ दिनों तक के लिए, मतलब हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन कुछ दिनों तक के, कहीं 30 दिन, कहीं 20 दिन, कहीं 40 दिन, कहीं 50 दिन, कहीं कहीं पर ऑल टाइम के लिए है। तो रिलेशन कैसे हैं, इसी से ये सारी चीज़ें मतलब क्या होती हैं, दिखती हैं आपको। आज के डेट में आप इंडियन हैं, यही बड़ी बात है। कहीं भी किसी भी देश में जाने के लिए आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगती, कोई भी धर्म हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी जाति हो, कुछ भी हो, बस आपके लिए मायने रखता है कि आप इंडियन हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपके आर्थिक नियोजन को सफल बनाने हेतु आवश्यक तत्व। ठीक है, इतने सारी चीज़ों को हमने क्या किया, यहाँ पर देख लिया है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से पहले तो हटा ही दूँ, ताकि और चीज़ों के लिए हमें स्पेस खाली मिल जाए। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत जो है हमारा इंडिया, हमारे इंडिया में जब आज़ाद हुआ हमारा देश, उसके बाद आर्थिक नियोजन को लेकर के किस प्रकार से क्रम चले हैं, क्या इतिहास रहा है इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर के। आज़ादी के पहले भी क्या क्या चीज़ें की गई, आज़ादी के बाद क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, एक एक करके एड्रेस करेंगे, एक एक करके देखेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड। चलिए, इतना बहुत है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद मिला करके भारत में नियोजन का क्या इतिहास रहा है। अगर हम इसको देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आता है विश्वेश्वरैया योजना। आप बोल लेते हैं कि नहीं, विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया। ठीक है, तो ये नाम बहुत अच्छे से याद रखिए, सही से प्रोनाउंस करिए इसको। विश्वेश्वरैया योजना हमारा कब आया था, 1934 में, और
इस योजना का क्या उद्देश्य था या क्या सुझाव था हमारे कंट्री में इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर के, यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1934 के विश्वसरया योजना से यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे देश में इकोनॉमिक प्लानिंग का दौर, आर्थिक नियोजन का दौर। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये 10 वर्षीय योजना थी, 10 वर्षों के लिए ये लाई गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 वर्षीय योजना थी, 10 वर्षों के लिए ये लाई गई थी। और 1934 में इसका जो सुझाव था वो प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, एक बुक है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में इसके जो भी सुझाव हैं उनको क्या किया गया था, उसमें दिखाया गया था, दर्शाया गया था विश्वसरया योजना में। और विश्वसरया जी ही के द्वारा लिखित ये बुक है प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया, जिसके द्वारा इन्होंने बताया था कि भारत में जो भी हमारी इकॉनमी है उसको लेकर किस प्रकार से प्लानिंग की जानी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इसमें क्या इन्होंने बताया था, एक तो क्या कि राष्ट्रीय आय को आप दोगुना करिए, नेशनल इनकम को क्या करिए 2 इंटू यानी कि 2 गुना करिए। और उसके बाद क्या करते हैं, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करिए। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया था कि एक तो राष्ट्रीय आय को 2 गुना करिए और औद्योगिक उत्पादन में क्या करिए, वृद्धि करिए, कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि करिए। ऐसे 3 चीज़ें किसने बताई थी, विश्वसरया योजना में बताई गई थी, जो कि स्टार्ट हुआ था 1934 से। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आया था प्लान वो था फिक्की प्लान था। ठीक है, फिक्की प्लान कब आया था, ये भी 1934 में आया था। विश्वसरया योजना भी 1934 में आया था, ये भी 1934 में आया था। इसका फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की। इसमें क्या है, 8 पूंजीपति ये एक पूंजीपति वर्गों का क्या है, अग्रणी निकाय है। ठीक है, फिक्की जो है पूंजीपति वर्गों का अग्रणी निकाय है। ठीक है, फिक्की क्या है, पूंजीपति वर्गों का एक अग्रणी निकाय है। ओके, और इसमें पूंजीपति वर्गों ने क्या कहा था कि आर्थिक नियोजनाओं के समन्वय हेतु एक क्या किया जाए, एक राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना करिए, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया था। पूंजीपति वर्गों ने क्या किया था, फिक्की के माध्यम से ये सुझाव दिया कि एक राष्ट्रीय योजना आयोग का निर्माण किया जाए, ऐसा इन्होंने क्या दिया था, सुझाव दिया था। ठीक है, इन्होंने ऐसी मांग की थी कि एक आप क्या करिए, एक राष्ट्रीय योजना आयोग का आप एक निर्माण करिए ताकि हम देश में आर्थिक नियोजन से संबंधित चीज़ों को क्या कर सकें, क्रियान्वित कर सकें। चूँकि उस समय आप देख ही सकते हैं 1934 का टाइम है, तो देश आज़ाद था नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग आज़ादी की ओर लगभग आ ही चुके थे, बढ़ ही चुके थे, तो उस हिसाब से प्लानिंग्स चल रही थी, ऐसी मांगें उठ रही थी। उसके बाद आता है कांग्रेस योजना, आप यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस योजना, ये कब आया है, 1938 में कांग्रेस योजना लाया गया था। इसके लिए एक समिति बनी थी, राष्ट्रीय नियोजन समिति। ठीक है, कांग्रेस योजना में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक समिति बनी जिसका नाम था राष्ट्रीय नियोजन समिति। ठीक है, इस समिति ने क्या किया, आर्थिक समस्याओं पर अध्ययन किया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में बनी इस समिति ने आर्थिक जो समस्याएं हैं, आर्थिक जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं हमारे देश के अंदर इकोनॉमी को लेकर के, क्योंकि उस समय हमारे देश का अर्थव्यवस्था बहुत ही बेहाल था, तो ऐसे में क्या था कि उसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उसके ऊपर अध्ययन किया गया राष्ट्रीय नियोजन समिति के द्वारा। नेक्स्ट आता है आपका बॉम्बे प्लान, यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉम्बे प्लान दिया है। बॉम्बे प्लान कब आया था,
1944 टू 1945 में। इसमें 8 पूंजीपति शामिल थे, जिसमें आपके बिरला भी थे, टाटा भी थे और भी काफ़ी सारे, कुल मिलाकर के 8 पूंजीपति थे जो कि इस प्लान में, बॉम्बे प्लान में क्या थे, शामिल थे। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक तो आप औद्योगिक सेक्टर का विकास करिए, कृषि का मॉडर्नाइजेशन करिए। दूसरा इन्होंने कहा एमएसएमई जो उद्योग हैं, लघु और मध्यम उद्योग, उनको प्रोत्साहित करिए, उनको बढ़ाइए। ठीक है। और पर कैपिटा इनकम को देखिए, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि बॉम्बे प्लान जो है इसमें 8 पूंजीपतियों ने 1944-45 में क्या सुझाव दिया था इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर के। एक तो कृषि पुनर्संरचना, कृषि पुनर्संरचना। दूसरा इन्होंने कहा कि उद्योग में वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि। तीसरा इन्होंने क्या कहा, तीसरा इन्होंने कहा कि एमएसएमई जो उद्योग है इसमें क्या किया जाए, वृद्धि किया जाए, एमएसएमई उद्योग में वृद्धि। और तीसरा इन्होंने कहा कि 65 रुपये प्रति व्यक्ति आय से, 65 रुपये प्रति व्यक्ति आय से बढ़ाकर पीसीआई 130 रुपये प्रति व्यक्ति करना। ठीक है, 130 रुपये प्रति व्यक्ति करना। ये किसने कहा था, बॉम्बे प्लान में 8 पूंजीपतियों ने कहा कि सबसे पहले तो 65 रुपये जो पर कैपिटा इनकम है उसको बढ़ाकर 130 रुपये करना है, एक लक्ष्य इन्होंने बताया। दूसरा इन्होंने कहा कि एमएसएमई को बढ़ाइए और उद्योगों को बढ़ाइए और कृषि पुनर्संरचना करिए। ये सारी चीज़ें सुझाव किसके रही हैं, बॉम्बे प्लान की योजनाओं के सुझाव रहे हैं, जो कि 8 पूंजीपतियों ने मिलकर के दिया था। नेक्स्ट आते हैं हम अपने गांधीवादी जो हमारा प्लान है, गांधीवादी प्लान के ऊपर आते हैं। गांधीवादी प्लान को किसने सुझाया था, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। इन्होंने गांधीवादी मार्ग को बताया कि 1944 में इन्होंने ये प्लान दिया श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। और इन्होंने क्या कहा कि आप गांधीवादी हिसाब से अगर चलते हैं तो आपको गांव का कल्याण करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप कृषि क्षेत्र पर बल दीजिए, कृषि का विकास करिए और तभी क्या होगा, भारत का समुचित विकास हो पाएगा। फिर नेक्स्ट आता है जन योजना। जन योजना 1945 में आता है, इसको एम.एन. रॉय ने लाया था। एम.एन. रॉय ने क्या किया, जन योजना के माध्यम से इन्होंने कहा कि कृषि और उद्योगों का, दोनों का आप क्या करिए, समन्वित विकास करिए। ठीक है, इसमें क्या था, कृषि प्लस उद्योग, दोनों का क्या है, समन्वित विकास के ऊपर इन्होंने कहा था। फिर सर्वोदय योजना आता है 1950 में, जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना आता है, जिसमें इन्होंने क्या कहा, कृषि और एमएसएमई का विकास करिए। जयप्रकाश नारायण का कहना था कि आप डायरेक्ट भारी उद्योगों पर मत जाइए, आप पहले छोटे और लघु और मध्यम उद्योगों के ऊपर आइए, ताकि क्या हो सके कि हमारे जो देश की जो अशिक्षित लोगों की संख्या उस समय ज़्यादा थी, ट्रेंड नहीं थे, वेल ट्रेंड नहीं थे, तो जो वो कर सकते हैं उन्हें वो करने दीजिए, तभी हमारे देश का समुचित विकास हो पाएगा। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे देश में, भारत में आर्थिक नियोजन का पूरा इतिहास रहा है। और 1950 के बाद आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ पर क्या आ गया था, पंचवर्षीय योजनाएँ। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना हो गई थी और हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएँ लागू हो गई थी। तो एक बार फिर से इनका हम रिवीजन करते हैं। तो जैसा कि आपको पहले बताया मैंने कि सबसे पहला जो था 1934 में विश्वेश्वरैया योजना थी, जिसके बारे में जो भी सुझाव दिए गए थे, किसमें दिए गए थे, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया बुक में। ठीक है, विश्वेश्वरैया जी के द्वारा। फिर नेक्स्ट था फिक्की। फिक्की अगर आप देखते हैं तो ये भी 1934 में आया था। फिक्की जो है वो पूंजीपति वर्गों के लिए एक अग्रणी निकाय है, इसमें भी सुझाव दिए गए काफ़ी सारे। फिर आता है आपका कांग्रेस योजना। कांग्रेस योजना में एक समिति बनाई गई, राष्ट्रीय नियोजन समिति, जिसके अध्यक्ष थे पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फिर आता है आपका बॉम्बे प्लान, जिसमें 8 पूंजीपति शामिल थे और इन 8 पूंजीपतियों ने काफ़ी सारे सुझाव दिए बॉम्बे प्लान के तहत। पर कैपिटा इनकम को 65 से 130 करने की बात कही। फिर गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा आया। और नेक्स्ट जन योजना एम.एन. रॉय के द्वारा।
और उसके बाद सर्वोदय योजना आया जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे देश में आर्थिक नियोजन का पूरा इतिहास चला है। मैं आपको प्री का मेंस दोनों के लिहाज से पढ़ा रही हूँ, इसीलिए हर चीज़ पढ़ाना मेरा दायित्व है और हर चीज़ पढ़ना आपका भी दायित्व है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो प्री को भी देखना है, मेंस को भी देखना है, हर चीज़ों को लेकर के चलना है। इकॉनमी की बेहतर समझ आपको बनानी है। ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ, अभी और भी चीज़ें हैं। तो अब इसके बाद हम क्या चीज़ें देखेंगे, अगर हम इसकी बात करें तो अब हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर। जी, अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, योजना आयोग, और सेकेंडली हम बात करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के ऊपर। ठीक है, इन दोनों के ऊपर हम बात करेंगे अब कि क्या है योजना आयोग। आप सोच रहे हैं नीति आयोग कहाँ आ गया। नीति आयोग जब हम प्लानिंग जो हमारा इकॉनमी प्लानिंग का जो हमारा सेक्शन है, हम सबसे पहले तो देखिए हमने जो चीज़ें बताई वो तो रही। अब हम योजना आयोग के ऊपर बात करेंगे। योजना आयोग क्या है, इसके कार्य क्या हैं, फिर राष्ट्रीय विकास आयोग जो है ये क्या है, विकास परिषद ये क्या है, इसके कार्य क्या है, इन चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम फिर उसके बताएंगे पंचवर्षीय योजनाओं को, जो कि हमारा अगले पार्ट में रहेगा, पंचवर्षीय योजनाएं, और उसके बाद उनकी क्या खामियां, क्या लिमिटेशंस, क्या सफलताएं, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। काफ़ी सारे फैक्चुअल डेटाज भी आपको हम देंगे। उसके बाद हम नीति आयोग के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते कहाँ से, योजना आयोग से। केसी नियोगी जो थे, उनके सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए प्रस्ताव को पारित करके 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की क्या की गई, स्थापना की गई। किसके सिफारिशों के आधार पर, केसी नियोगी के सिफारिशों के आधार पर केसी नियोगी के सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया, 1950 मार्च 1950 में योजना आयोग की क्या की, स्थापना की। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अगर हम इसको देखें, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और इसमें एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। प्रथम उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें, फर्स्ट कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। प्रथम योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, केसी नियोगी के सिफारिशों के आधार पर 15 मार्च, ठीक है, यहाँ पर मार्च क्या है, 15 मार्च 1950 को किसकी स्थापना की गई, योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इनकी सिफारिशों का जो भी इनकी सिफारिशें थी उनको पारित किया गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, और उसी के आधार पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष तो अलग अलग होते हैं, वो बनते हैं। उसमें प्रथम जो उपाध्यक्ष रहे हैं वो गुलजारी लाल नंदा रहे हैं। और अगर हम बात करें योजना आयोग की, तो योजना आयोग 1950 तक तो रहा, लेकिन वर्ष 2015 में, जनवरी 2015 में इसको हटा दिया गया और इसकी स्थान ले ली किसने, नीति आयोग ने। ठीक है, अब योजना आयोग नहीं है, अब उसके स्थान पर क्या है, नीति आयोग है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि योजना आयोग 1950 से 2015 तक के लिए ही अस्तित्व में था, अब नीति आयोग इसके स्थान पर है। अगर इन सब के बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर इसको मैं बाद में भी लिख लूँगी, इन सब के अलावा अगर हम बात करें इसके कार्यों की, कि इसके कार्य क्या क्या हैं, इसके कार्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के लिए योजनाओं का
निर्माण करना। ठीक है, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना, ये योजना आयोग का क्या है, एक कार्य है। यानी कि जो भी योजनाएं बनती हैं उनका निर्माण कौन करता है, योजना आयोग करता है। उसके बाद जो भी हमारे यहाँ के संसाधन हैं, संसाधन जो है वो कैसे, चाहे वो मानवीय हो, भौतिक हो, प्राकृतिक, जो भी आप कहिए, इसका क्या है, मूल्यांकन करना। इसका मूल्यांकन करना भी किसका कार्य है, योजना आयोग का कार्य है। ठीक है, जो भी संसाधन है उनका मूल्यांकन किया जाए कि वो कितनी मात्रा में है, कितना क्या है, ये सारी चीज़ों को क्या करेगा, ये इन चीज़ों का मूल्यांकन करेगा कि किस प्रकार से उसका वितरण जो है वो सुनिश्चित किया जाए। और इसी के आधार पर ये देखेगा कि प्राथमिकता किसको दी जानी चाहिए। प्राथमिकताओं का निर्धारण करेगा योजना आयोग। ठीक है, प्राथमिकताओं का क्या करेगा, निर्धारण करेगा। ओके, और उसके बाद क्या आता है कि ये जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी योजना रहती हैं, उनका क्या करेगा, ये पूरा कार्यान्वयन कराएगा। कार्यान्वयन करना, कार्यान्वयन करना। ठीक है, कि योजना जो बनाई जाती हैं उनका पूरा मूल्यांकन करेगा कि किस प्रकार से ये इसको इम्प्लीमेंट करना है, किस प्रकार से योजनाओं की रूपरेखा तैयार करके किस प्रकार से उसको बढ़ाना है, बनाना है, ताकि उसका सही और न्यायपूर्ण वितरण हो सके। संसाधनों का किस प्रकार से वितरण करना है, प्राथमिकता किस चीज़ को देनी है, ये सारी चीज़ें करेगा। उसके बाद जो भी योजना है उसके प्रत्येक जो चरण हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, उसके आधार पर उसका क्रियान्वयन करेगा और उस क्रियान्वयन के लिए एक प्रशासनिक तंत्र बनाएगा ताकि वो उसका क्या कर सके, कार्यान्वयन करा सके। मतलब जितने भी चरण होते हैं, 2 चरण, 3 चरण, 1 चरण, उसके आधार पर उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र बनाएगा और समय समय पर जब ये लागू हो जाएंगे तो इनका क्या करेगा, पुनरीक्षण करेगा कि ये सफल हुए कि नहीं हुए, पुनरीक्षण करेगा। ठीक है, योजनाओं के प्रत्येक चरण में कार्यान्वयन में जो भी प्रगति होगी उनका क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। ये प्रगति का मूल्यांकन करेगा, प्रगति का मूल्यांकन करेगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें क्या है, योजना आयोग के कार्य में है कि आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना, संसाधन चाहे मानवीय, भौतिक, प्राकृतिक जो भी हो उनका मूल्यांकन करना, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, कार्यान्वयन करना और उसके लिए प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करना और फिर पुनरीक्षण और प्रगति का क्या करना, मूल्यांकन करना। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब हम आते हैं किस पे, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ तो उसके बाद हम आएंगे, यहीं पर कर देते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के ऊपर हम आएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद की कब स्थापना हुई, किसके सदस्य क्या हैं, कौन क्या है, ये सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है, स्थापना इसकी कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1952 में। ये एक क्या है, संविधानेतर निकाय है। संविधान में इसका वर्णन आपको नहीं मिलेगा, संविधानेतर निकाय है, संविधान से इतर है, संविधान में नहीं है, संविधानेतर निकाय है। और इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके कुछ पदेन अध्यक्ष भी होते हैं, पदेन अध्यक्ष भी इसके होते हैं। अगर हम उनकी बात करें तो एक तो प्रधानमंत्री तो 100 अध्यक्ष हो गए, ठीक है, प्रधानमंत्री तो इसमें अध्यक्ष हो गए। प्रदेन अध्यक्षों की बात करें तो जितने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री होते हैं वो, प्लस राज्यों के, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, प्लस जितने भी यूटीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश यूटीज़ जितने भी हैं, उसके जो भी प्रशासक हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और योजना आयोग जो हमारा था उसके जितने भी
जो हमारा योजना आयोग है उसके जितने भी सदस्य हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल प्लस राज्य के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के क्या मुख्यमंत्री, प्लस यूटीज के प्रशासक, प्लस योजना आयोग के सदस्य, सभी सदस्य क्या होते हैं इसमें, पदेन अध्यक्ष की भूमिका में होते हैं, यानी ये सभी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी यूटीज के प्रशासक और योजना आयोग के सभी अध्यक्ष। अब हम बात करें इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, तो इसकी प्रथम बैठक 1952 में हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता थी, इसकी अध्यक्षता नहीं, उस समय इसके प्रधानमंत्री यानी कि अध्यक्ष जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि 1952 में हुआ था इसका प्रथम बैठक। प्रथम बैठक इसका हुआ था 1952 में। पंडित नेहरू उस टाइम इसके अध्यक्ष थे क्योंकि उस टाइम वो प्रधानमंत्री थे। और इसका जो 12वां हुआ है 12th अभी तक का जो इसका लास्ट है वो आपका हुआ है 2012 में, जिसको मनमोहन सिंह ने क्या किया था, इसकी अध्यक्षता की थी, क्योंकि उस टाइम वो क्या थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, सॉरी 12वां नहीं, ये 57वां है, 57th इसकी बैठक जो है, 12वां नहीं, 57th बैठक इसकी कब हुई थी, 2012 में हुई थी। और जो इसके अध्यक्ष उस समय कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे, क्योंकि उस समय वो क्या थे, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री थे 2012 में। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इनका जो, खैर ये सारी चीज़ें तो इसमें रही कि हाँ योजना आयोग 1952 में, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में बना, संविधानेतर निकाय है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, प्रधान अध्यक्ष ये सारे हैं। प्रथम बैठक 1952 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में हुई, 57वीं बैठक अब तक की 2012 में मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई। ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य क्या हैं, अब हम यहाँ पर इन चीज़ों को समझेंगे कि योजना आयोग अगर है तो इसको अलग से क्या बनाया गया था और इसके कार्य क्या हैं। तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या करता है, जो भी योजनाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं बनती हैं उनके निर्माण, राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन की रूपरेखा बनाना, मतलब मॉडल ये बनाता है। ठीक है, योजनाओं का जो भी बनता है, जो भी योजना आयोग द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं, उनका जो मॉडल है वो मॉडल कौन बनाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद बनाता है कि आने वाले समय में कैसी योजनाएं बनेंगी। उनका पूरा ये क्या करता है, मूल्यांकन करता है, क्रियान्वयन करता है कि किस प्रकार से इसका मॉडल होना चाहिए, रूपरेखा होना चाहिए, फ्रेमिंग क्या होनी चाहिए। इसका काम किसका है, राष्ट्रीय विकास परिषद का है। फिर योजना के लिए सूत्रबद्ध प्रस्तावों पर विचार करना। ठीक है, यानी योजना के लिए जो भी प्रस्ताव दिए गए हैं, प्रस्तावों पर विचार करना। कोई भी योजना है, गरीबी, बेरोजगारी या किसी भी क्षेत्र को आप उठा लीजिए, उसको बनाने के लिए जो भी कुछ न कुछ लोगों ने सुझाव दिए होते हैं, प्रस्ताव दिए होते हैं, तो ये प्रस्ताव कितने उचित, कितने अनुचित, कितने लाभकारी, कितने अलाभकारी हैं, इनके ऊपर विचार करना किसका कार्य है, राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य। उसके बाद क्या है, लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कराना और कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करना। यानी समय समय पर योजना आयोग क्या करता था कि लास्ट में किसी एक चरण की समाप्ति पर उसका मूल्यांकन करता था। ये हर समय उसका पुनरीक्षण करता है कि योजना कैसे, कहाँ पहुंची, कितना क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसको करता है, ताकि उसका जो लक्ष्य प्राप्ति है, ताकि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, लक्ष्य की प्राप्ति कराना इसका कार्य है।
योजनाओं का समय समय पर पुनरीक्षण करना कि कहाँ तक पहुँचा, कितना क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपायों को सुझाव देना, और ये सारी चीज़ें जो भी हैं उन पर विचार करना, जैसा कि मैंने आपको बताया वो तो उसमें है ही। फिर संपूर्ण देश में तीव्र व संतुलित विकास सुनिश्चित कराना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य हैं जो कि करता है ये। और योजना आयोग के कार्यों को मैंने बताया, और उसी से जुड़ी हुई कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद की भी हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर देखा। तो ये जो हमारा क्लास है वो यहीं पर एंड होता है, और कल का जो हमारा क्लास रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर, उनकी सफलता, उनकी असफलता के ऊपर, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे नीति आयोग के ऊपर। हमारा पूरा एक क्लास रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आपको ये क्लास यहाँ तक तो समझ में आई ही होंगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस क्लास को अच्छे से आपको समझा सकूँ, अच्छे से आपको बता सकूँ। फिलहाल के लिए इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।